नमस्कार साथियों। कल हमने जो वीडियो बनाया था तो उसमें हमने दो चीज़ों पर चर्चा की थी। एक वीडियो हमारा इस बात को लेकर के था कि संविधान सभा का गठन, उसका कार्य और उसकी पद्धतियाँ, और एक वीडियो बना था संक्षिप्त जिसमें हमने अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल पे आपसे चर्चा की थी। आज हम सब एक टॉपिक देख लेते हैं, छोटा टॉपिक है, तथ्यात्मक है थोड़ा, और कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिलेंगी। वो टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए, जब भी आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आता है भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत की अगर हम बात करें, यानी कि इसका सरल मतलब ये है कि भारतीय संविधान के तमाम सारे प्रावधान अनेक देशों के संविधान से लिए गए हैं, उद्ग्रहित किए गए हैं। ये शब्द आप पढ़ते हैं तो ये पूरा टॉपिक है। तथ्यात्मक रूप से तो हमें ये पढ़ना होता है कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है, लेकिन कुछ और प्रश्नों पर भी हम यहाँ पर विचार करेंगे। जैसे कल डिस्कशन हुआ था कि 9 दिसंबर को, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद एक बड़ी ही महत्वपूर्ण समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम समितियां पढ़ेंगे। तो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति इसलिए कही जाती है कि उसको मुख्य रूप से संविधान के प्रारूप के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। उसको ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति आदि नामों से भी जानते हैं। और B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हुए। उसमें 6 अन्य सदस्य भी थे, उसको हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब जब भारतीय संविधान बन रहा था, यानी 1946 से लेकर के और 1949 के समय तक, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, उसके पहले लिखित संविधानों की एक बृहद परंपरा विश्व में स्थापित हो चुकी थी। जैसे अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो वहाँ पे लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट या अवधारणा अपनाई गई। उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। बाद के वर्षों में फ्रांस में लिखित संविधान मतलब जो है प्रावधान में आया। अब संविधान या संविधानवाद का मतलब आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि बात वही थी कि नई प्रविधियां आ रही थी। राजाओं के निरंकुश शासन का अंत हो रहा था। फ्रांस जहां पर अपने ही निरंकुश राजाओं से आज़ाद हुआ था, वहीं पे अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ था। और इन सभी देशों में नवीन तत्व जैसे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख जिसको आप गणतंत्र कह सकते हैं, जनता द्वारा चुनाव यानी कि लोकतंत्र जैसी अवधारणाएं परिपक्व हो रही थी या विकसित हो रही थी। तो जब भारतीय संविधान बना तो तब तक विश्व में निश्चित तौर पे, देखिए, भारतीय संविधान बनते समय पूरे विश्व में ये तत्व निश्चित तौर पे या ये अवधारणा या ये विचार निश्चित तौर पे स्थापित हो चुका था कि सबसे बेहतर शासन प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली है, यानी लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार। और चर्चा करते समय मैंने आपको बताया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न नेताओं ने लोकतंत्र को महत्व दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकतंत्र, दलित उत्थान, महिला उत्थान, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसके अलावा भाईचारा, समाजवाद भी प्रचलित शब्द रहा, यानी कि जिसमें माना गया कि आय की असमानता, आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। तो कहने का या इन बातों का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, हमारे पास तमाम सारे मूल्य थे। उन मूल्यों को लेकर के हमारे नेताओं ने पहले ही आज़ादी का आंदोलन चलाया था। कांग्रेस पार्टी उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने इन प्रविधियों को अपनाया था। समाजवाद, नेहरू समाजवाद की तरफ झुकाव रखते थे। लोकतंत्र निश्चित तौर पे मान्य परंपरा थी कांग्रेस के अंदर। तो भारतीय संविधान जब बना तो स्रोत पे बात होती है, उसमें कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ अच्छे तत्व भी हैं। तो माना जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए उस समय के
प्रचलित 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। यानी भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो उस समय विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। अब उनमें से जो भी प्रावधान हमारे भारत की परिस्थितियों, उसकी विविधता, उसकी एकता के लिए अच्छे लगे, बेहतर लगे, उनको हमने अपनाया। अब जैसे एक आलोचना होती है, कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। कुछ लोग उसको तो भानुमति का पिटारा, यानी कि तमाम सारी अनमेल चीज़ों का संगम मान सकते हैं उसको। भानुमति का पिटारा एक मुहावरा शब्द है, तो उसको उधार का थैला भी कहते हैं। ये आरोप संविधान सभा के ऊपर लगा कि उन्होंने भारतीय संविधान को उधार ले लिया है। तो ये बात सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उधार लेने में, जैसे B.R. अम्बेडकर का स्टेटमेंट था कि उधार लेने में कोई बुराई नहीं है। यानी कि हमने उधार नहीं लिया है, बल्कि जो भी चीज़ें विश्व में पहले से प्रचलित हैं और वो हमारी परिस्थितियों में हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए बेहतर हैं, उनको हमने अपना लिया है। और ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई परंपरा, यदि कोई विकास या यदि कोई आविष्कार पहले से मौजूद है तो हम उस पर ऊर्जा क्यों बर्बाद करें। जैसे बल्ब का विकास हो चुका है, तो कोई देश या कोई व्यक्ति अगर कहे कि नहीं, हम बल्ब किसी से उधार नहीं लेंगे, हम अपना बल्ब बनाएंगे या हम इन्वेंशन करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरल भाषा में अम्बेडकर का यही मानना था कि उधार लेने में कोई बुराई नहीं है। और उधार नहीं लिया है, हम लोगों ने विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया है, उनको भारतीय कसौटियों पर परखा है और उनमें से जो बेहतर चीज़ें हमको लगी हैं उनको हमने अपने देश की परिस्थिति के हिसाब से लिया है। इसके पहले देखिए एक चीज़ आप मैंने डिस्कस की है इसके पहले कि भारत कोई एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर धार्मिक समानता हो, एक जैसा धर्म हो, नृजातीय समानता हो, भौगोलिक समानता हो, विविधताओं से परिपूर्ण है भारत। तो इतने बड़े देश के लिए अगर हमने तमाम सारे मॉडलों का अध्ययन किया है तो ये निश्चित तौर पे एक बेहतर कदम था। और एक अच्छी बात है कि भारत के साथ स्वतंत्र हुए अनेक देशों में लोकतंत्र अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। आपके पड़ोस में ही कुछ ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे पाकिस्तान है, म्यांमार में आप जानते हैं लंबे समय तक जुंटा या सैन्य शासन रहा है। जिम्बाब्वे का आपने अभी हाल ही में उदाहरण पढ़ा होगा, रॉबर्ट मुगाबे लंबे समय तक वहाँ पे रहे। अनेक आपको उदाहरण मिल सकते हैं, लीबिया में उदाहरण आपको मिल सकता है, मिस्र में जैसे अभी 2011 के आसपास कुछ अफ्रीकन और कुछ पश्चिम एशियाई देशों में या मध्य पश्चिम आप कह लीजिए, उन देशों में एक चमेली क्रांति या वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक चमेली क्रांति अस्तित्व में आई। कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के या तानाशाहों के खिलाफ जनता इकट्ठी हो गई और उनको उखाड़ फेंका। तो भारतीय लोकतंत्र अगर स्थिर है, हालांकि कुछ काल उसका खराब मिलेगा आपको इतिहास में बीच में, लेकिन यदि भारतीय लोकतंत्र स्थिर है तो कहीं ना कहीं इसमें संविधान निर्माताओं की व्यापक समझ भी दिखती है। तो जो पहला आरोप लगता है भारतीय संविधान पर कि वो उधार का थैला है, ये बहुत तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि अगर कोई परिपाटी, कोई भी संवैधानिक प्रावधान पहले से है तो हमें उसको अपनी सुविधानुसार अपने देश के लिए, यदि वो हमारे देश की परिस्थितियों को, हमारी विविधता के लिहाज से वो हमें एकजुट करता है, हमें आगे बढ़ाता है, तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। तो एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा जो उधार वाला या उधार के थैले वाला बिंदु है उस पर आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये क्यों इसकी आलोचना होती है और आखिर ये तथ्य कहाँ तक तर्कसंगत है, ये विचार का प्रश्न है। अब हम सब स्रोत पे आते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। देखिए, भारतीय संविधान जब तक बना नहीं था तब तक उसका शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही होता रहा था। इस अधिनियम के तमाम सारे प्रावधानों से हम परिचित थे और वो हमारे देश की एकता, अखंडता आदि के लिए बेहतर भी थे। और लंबे समय से हम ब्रिटेन के शासन के तहत शासित होते आए थे, तो उन कानूनों के प्रति हमारी समझ भी विकसित हो गई थी और हम उनके अभ्यस्त भी हो गए थे। तो जैसे एक आरोप ये भी लगता है कि भारतीय संविधान में 1935 के अनेक प्रावधानों को पुनरुत्पादित कर दिया गया है, यानी कि उन्हीं को सेम हूबहू या कुछ परिवर्तनों के साथ दे लिया गया है। तो इस तथ्य को स्वीकारने में
कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 300 से अधिक अनुच्छेद थे। उनमें से अधिकांश को हूबहू, कुछ को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ हमने अपना लिया है। अगर ये कहा जाए कि भारतीय संविधान निर्माण में 1935 के अधिनियम का बेहद सबसे बड़ा योगदान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा भाग 1935 का भारत शासन अधिनियम है। कारण मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों था। उसके बाद भारतीय संविधान पर विभिन्न देशों के प्रावधानों का प्रभाव पड़ा है। उन देशों में सबसे पहले हम सब डिस्कस करते हैं यूनाइटेड किंगडम को या ब्रिटेन को। देखिए, ब्रिटेन या यूके मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि यदि भौगोलिक रूप से यूके की परिभाषा अलग है, ब्रिटेन की अलग है, तो संक्षिप्त में आप, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है कि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो कि कोई चीज यूके या ब्रिटेन में एक लिखता तो हो सकता है प्रश्न होता कि ब्रिटेन यूके लिखा है तो ब्रिटेन क्यों नहीं है। भौगोलिक रूप से अलग है तो वो भूगोल का विषय है। अब सबसे पहले हम सब डिस्कस करते हैं कि यूके यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या अपनाया है। देखिए, सबसे पहले यूके से जो चीज हमने अपनाई है वो अपनाई है संसदीय प्रणाली। आप परिचित हैं, भारत की शासन प्रणाली संसदीय है। एक वीडियो में अभी हम सब लोकतंत्र पे जब डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा आपको बताता हूं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस पे हम विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का सरल मतलब है कि जिसमें हम यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके अपने शासन के लिए विभिन्न संस्थानों में भेजती है। जैसे हमारे गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, तो वो जो ग्राम प्रधान होता है वो उस ग्राम सभा की जनता का प्रतिनिधि होता है। देखिए, लोकतंत्र क्या है आप समझते हैं या सुनते हैं कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो जनता का शासन क्या सभी लोगों को एक गांव में ग्राम प्रधान बनाया जा सकता है? नहीं, कोई एक। तो हम चुनाव पद्धति द्वारा अपना प्रतिनिधि तय करते हैं। इस लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के देश स्तर पे या राष्ट्र स्तर पे दो प्रकार प्रचलित हैं, एक संसदीय प्रणाली और एक अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा होता है और राष्ट्र प्रमुख कार्यपालिका का हेड होता है, वास्तविक शक्तियां वही रखता है। जैसे अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक बेहतर उदाहरण है, जबकि ब्रिटेन की संसद को विश्व की संसद की जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है। ऐसा आप पढ़ते होंगे। जैसे ब्रिटेन की संसद को विश्व की संसद की जननी या माता के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ब्रिटेन की संसद विश्व की संसद की जननी इसलिए है कि सबसे प्राचीन है और वो अन्य संसदों के लिए या अन्य संसदीय प्रणालियों के लिए एक आदर्श है। तो हमने देखिए, संविधान सभा में ये भी एक प्रश्न किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्यों नहीं अपनाई गई। तो डिस्कस हुआ है संविधान सभा में, संसदीय बनाम अध्यक्षीय। उसको हम किसी अन्य टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जब संविधान सभा की विशेषताएं पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली भारत ने अपनाई। जानते हैं आप सब, भारत में संसद होती है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी हमारी जो संसद होती है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है। एक राष्ट्रपति, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली और उसके साथ साथ द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका यानी कि हमारे संसद, देखिए संसद विधायिका का काम करती है, कानून निर्माण का काम करती है। तो संसद हमारे यहाँ विधायिका का काम करती है और वो द्विसदनीय है। उसका पहला सदन लोकसभा है और दूसरा सदन राज्यसभा है। इस प्रणाली को हमने राज्यों में भी अपनाया है। हालांकि सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं होते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषदें अस्तित्व में होती हैं और कुछ राज्यों में विधान परिषदें अस्तित्व में नहीं होती। तो ब्रिटेन से जिस चीज को हमने अपनाया है उसमें सबसे पहली चीज क्या है? संसदीय शासन प्रणाली और उसके साथ साथ द्विसदनीय विधायिका, यानी कि एक हमारा निम्न सदन और एक हमारा उच्च सदन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमने ब्रिटेन से क्या ली है? राष्ट्रपति की स्थिति। ध्यान से समझना, राष्ट्रपति का पद नहीं, राष्ट्रपति की स्थिति। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है,
यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियां प्रयोग करता है। तो ब्रिटेन में भी यही परंपरा है। हाँ, हालांकि ब्रिटेन और भारत में एक अंतर है। ब्रिटेन में निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का प्रावधान नहीं है। ब्रिटेन में राजा या आनुवंशिक राजा या रानी का प्रावधान है। तो ब्रिटेन की परंपरा और हमारी परंपरा में एक महत्वपूर्ण अंतर है। हमारा राष्ट्रपति आनुवंशिक नहीं है, हम गणतंत्र हैं। हमारा राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख, ब्रिटेन का राजा या रानी, वो आनुवंशिक प्रमुख होता है। ये अंतर है। लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति की स्थिति है, ये क्वेश्चन बना है पहले एग्जाम में कि राष्ट्रपति की स्थिति किस देश से ली गई है, तो हम क्या बताते हैं कि ब्रिटेन से ली गई है। हमारा राष्ट्रपति स्थिति के मामले में, शक्ति के मामले में ब्रिटेन के राजा के समान है, ऐसी बातें निकल के आती हैं। हालांकि बहुत जब अंदर घुसेंगे तो कुछ अंतर हो सकते हैं दोनों में, लेकिन ये प्रणाली भी आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति का पद नहीं बताना है आपको क्या बताना है कि राष्ट्रपति की जो स्थिति है, यानी कि राष्ट्रपति जो नाम मात्र का प्रमुख है या सांकेतिक प्रमुख है, वो प्रणाली हमने कहां से ली है? वो प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री का हमारा जो पद होता है, यानी कि जो परंपरा है वो वहीं से है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो सकता है, यानी कि दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है। वो भी आप आगे डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उच्च सदन या निम्न सदन में से किसी एक की सदस्यता होनी चाहिए। वो भी ना हो तो 6 महीने का समय उसको दिया जाता है। उस पर हम जब मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री का पद, हालांकि इसमें एक अंतर है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से निम्न सदन का सदस्य होता है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री निम्न सदन या उच्च सदन दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। उसे कोई ऐसा प्रावधान उसको ऐसे पद से रोकता नहीं है कि उसे निम्न सदन का होना चाहिए या उच्च सदन का होना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री का पद ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे इधर आप देखेंगे, निम्न सदन को ज्यादा शक्तियां, यानी कि हमारा जो निम्न सदन है, निम्न सदन भारत में कौन है? लोकसभा। देखिए, मूलभूत अवधारणाएं आप यहाँ पे परिचित होते रहेंगे उनसे। जैसे हमारे यहाँ निम्न सदन क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा को कुछ ज्यादा शक्तियां सौंपी गई हैं। हालांकि ब्रिटेन की तुलना में भारत में राज्यसभा या दूसरा जो हाउस है, उच्च सदन है, वो ज्यादा मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपरा, जैसे धन संबंधी मामलों में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। साधारण विधेयक के संदर्भ में, साधारण संशोधन के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन या साधारण कानून बनाने के संदर्भों में संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों बराबर है। राज्यसभा को भी कुछ विशेष शक्तियां हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है, 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को, राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने का मतलब विषय है, तो कुछ वहां पर भी है। लेकिन फिर भी निम्न सदन को ज्यादा शक्तियां हैं। निम्न सदन लोकप्रिय सदन कहलाता है। यहीं से बहुमत के द्वारा सरकार का गठन होता है। और एक चीज आप और जानते हैं कि मंत्रिपरिषद, यानी जो मंत्री बनता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है, वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे आप रट्टा मारते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आप ऐसे रट्टा मारते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसी के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप उत्तर बताते हैं लोकसभा। तो लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सरल मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे भारत में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव 543 सीटों पर होता है। 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होने का प्रावधान था, लेकिन हालिया जो संशोधन हुआ है 334 अनुच्छेद 334 अनुच्छेद 330 32 में हुआ है, 31 और 33 में नहीं हुआ है। यानी कि हालिया जो संशोधन हुआ है जिसमें SC/ST को लोकसभाओं और विधानसभाओं में आरक्षण और एंग्लो इंडियन सदस्यों का लोकसभा और विधानसभा में मनोनयन होना, तो उसमें एंग्लो इंडियन के जो प्रावधान है उनको अगले 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया है या उसके लिए भी संशोधन नहीं किया गया है। तो एंग्लो इंडियन तो बाद में मनोनीत होते हैं। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए कितने? 543 सीटों के लिए।
और इसमें आपने पढ़ा होगा विभिन्न अखबारों से, समाचार पत्रों से, विभिन्न दल ऐसे नारे देते हैं, मिशन 272, मिशन 272। तो ये मिशन 272 क्या है? यानी कि 272 हमारी लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा होता है। यानी किसी को अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी मंत्रिपरिषद बनाने के लिए किसी भी दल को या दलों के समूह को, जिसको आप सरल अर्थों में गठबंधन कहते हैं, तो उसे 272 सीटों का बहुमत चाहिए होता है। और ये 272 सीटों का बहुमत उसे बनाए रखना होता है। यानी कि साधारण तरीके से मंत्रिपरिषद तब तक जीवित रहती है जब तक कि निम्न सदन में उसका बहुमत होता है। इसीलिए कहा जाता है सरल भाषा में कि लोकसभा में उसका बहुमत होना चाहिए। तो ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? हमने ब्रिटेन या यूके से लिया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। मेरी समझ से आप इसको बेहतर समझ गए होंगे। इसके बाद फिर जैसे विधि निर्माण प्रक्रिया है, यानी जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो भी हमने ब्रिटेन से ही अपनाई है। सरल भाषा में विधि बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून कैसे बनेगा? जैसे संसद द्वारा अगर कोई कानून बनना है तो उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों उसको पारित करेंगे। फिर प्रवृत्ति क्या है, उस पर और कई प्रावधान हो सकते हैं। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। फिर एक है विधि का शासन। देखिए, विधि का शासन ये एक आधुनिक विचार है। जैसे पहले किसी राजा का शासन होता था, किसी अधिनायक का शासन होता था, किसी तानाशाह का शासन होता था, व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तमाम लोगों ने, तमाम सारे विचारकों ने इस बात पे प्रश्न उठाया, अनेक कुर्बानियां दी गई, तब जाकर के विधि के शासन का प्रावधान आया। विधि के शासन का सरल मतलब है कि विधि ही सर्वोच्च है, कानून ही सर्वोच्च है, हम सभी उसी के द्वारा शासित होते हैं। यानी विधि किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि वो सबके लिए है, सबको उसका पालन करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा संविधान है, तो वर्तमान में चाहे हमारी संसद हो या हमारा राष्ट्रपति हो, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा हाई कोर्ट हो, हमारी मंत्रिमंडल हो, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सभी अपनी शक्तियां कहां से पाते हैं? संविधान से। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? संविधान। इसी तरीके से विधि का शासन का मतलब यही होता है कि विधि सर्वोच्च है। यानी विधि के शासन का सरल मतलब है कि ये किसी प्रकार की तानाशाही, निरंकुशता या संविधानवाद के विरोध के खिलाफ है। तो विधि का शासन, जिसमें विधि को ही सर्वोच्च माना गया है। इसके बाद एक चीज है, सरल है, एकल नागरिकता। देखिए, ये भी बहुत विवाद का विषय है या बहस का विषय कह लीजिए कि भारत कैसा संघ है। अब जैसे एकल नागरिकता एकात्मक शासन की विशेषता है। जो संघ होते हैं, यानी कि जो यूनियन होते हैं या जो फेडरेशन होते थे, फेडरल जो सिस्टम होता था, उसमें दोहरी नागरिकता है। जैसे भारत ने तो अपने आप को राज्यों का संघ कहा है, संघीय शासन नहीं, संघ कहा है, यूनियन कहा है। कनाडा के समान भारत एक यूनियन है। फेडरल सिस्टम उसने प्रयोग ही नहीं किया है, फेडरल शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, संघीय शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, उसने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। भारत राज्यों का एक संघ हो। तो हमने जो शब्द प्रयोग किया है वो यूनियन प्रयोग किया है, फेडरेशन या फेडरल सिस्टम हमने नहीं प्रयोग किया है। तो भारत कहीं बीच में है। ऐसी बातें आती हैं कि ना तो वो पूर्ण संघ है, न पूर्ण एकात्मक है, कहीं बीच में है। कुछ लोग कहते हैं कि मजबूत संघ और मजबूत राज्य एक दूसरे के समर्थक होते हैं। ऐसा नहीं है कि मजबूत संघ अलग है और मजबूत राज्य अलग है, या राज्य मजबूत होगा तो संघात्मकता खतरे में आएगी, या केंद्र मजबूत होगा तो संघात्मकता खतरे में आएगी। इस पर भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो एकल नागरिकता का विचार, यानी हमें जो नागरिकता मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की मिलती है। यानी हम भारत के नागरिक हैं, ना कि राज्य के नागरिक। यानी हमको स्टेट की अलग से नागरिकता नहीं मिलती है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका में संघ की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है। यानी अमेरिकी व्यक्ति को दो प्रकार की नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, एक तो उसके संघ की और एक उसके अपने राज्य की। यानी एक संघ की नागरिकता, अमेरिकी संघ की, और दूसरे राज्य की नागरिकता। तो एकल नागरिकता, भारत ने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता के विचार को अपनाया है। मतलब हमारे यहाँ हमको राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है, सभी भारतीयों को एकल नागरिकता मिलती है। अपवाद आप पहले समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा था, लेकिन अब वो भी नहीं है।
जैसे आप कह सकते हैं, एक प्रश्न बन सकता है कि क्या जम्मू कश्मीर के साथ, तो जम्मू कश्मीर में पहले कभी था, वर्तमान परिस्थितियों में वहां पर भी दोहरी नागरिकता का अंत हो चुका है। फिर एक चीज है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं, आगे विस्तृत कर दूंगा। देखिए, निर्वाचन, जब लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? निर्वाचन, इलेक्शन। और इलेक्शन के लिए निर्वाचन प्रणालियां होती हैं कि कैसे व्यक्ति को चुना जाए। यानी कि मान लेते हैं कि किसी ग्राम सभा में प्रधान को चुनना है, तो बहुत सारे लोग प्रधान के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें से किसको चुना जाए, तो जिस विधि से उसको चुना जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? निर्वाचन की प्रणाली। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या होती है, इससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसमें क्या होता है कि चाहे जितने उम्मीदवार निर्वाचन के लिए दावेदारी या इलेक्शन में दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हों, विजेता उसी को माना जाएगा जो अधिकतम वोट प्राप्त कर लेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी चुनाव में 100 वोट पड़ने हैं, 100 वोट पड़ने हैं। इसे मान लेते हैं कि किसी चुनाव में 100 वोट पड़ने हैं और ए, बी, सी और डी प्रत्याशी हैं। अब इसमें इसको 30 वोट मिलते हैं, इसको 32 मिल जाते हैं और इसको 28 मिल जाते हैं, तो इसको 10 मिल जाते हैं। आप देख लेंगे तो 30 एक को मिल गए, एक को 32 मिल गए, एक को 28 मिल गए, एक को 10 मिल गए, तो इसमें बी विजेता हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको 100 में से कितने वोट मिले हैं? 32, यानी 68 लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है, लेकिन वो विजेता है। और ये प्रणाली क्या कहलाती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो सर्वाधिक मत प्राप्त कर ले उसी को विजेता मान लिया जाएगा। जैसे भारत में जितने भी डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें यही प्रणाली चलती है। जैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव, नगर निगम के मेयर के चुनाव, या नगर पंचायत के प्रमुख के चुनाव, या जिला पंचायत सदस्य जो आपके होते हैं उनके चुनाव, प्रधान के चुनाव, जिनमें आप सीधे वोट डालते हैं, वो सभी इसी प्रणाली के द्वारा चलते हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि सांसद का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य का, सांसद का मतलब नहीं, लोकसभा सदस्य आप मानिए, ऐसे मान लेते हैं लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, तो चाहे जितने लोग दावेदारी कर रहे हो, जीतेगा कौन? जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा। इसके अलावा भी निर्वाचन प्रणालियां हैं, जैसे एक आनुपातिक मत पद्धति है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में उसका प्रयोग किया जाता है। सूची प्रणाली एक है, हेयर प्रणाली कहते हैं, वो अलग है, उस पर आगे डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले को ही विजेता घोषित किया जाएगा। ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। एक हमारी जो कैबिनेट प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, आपको मैंने बताया था कि 1861 के भारत शासन अधिनियम में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और भूमिका, शक्तियां और भूमिका पद नहीं, कुछ अंतर है। जैसे ब्रिटेन में एक नियम होता है, एक बार का लोकसभा सदस्य हमेशा के लिए लोकसभा सदस्य, एक बार का लोकसभा अध्यक्ष हमेशा के लिए लोकसभा अध्यक्ष हो जाता है। यानी एक बार जो स्पीकर बनता है वो हमेशा के लिए, उसके सामने फिर कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया जाता है। मंत्रिमंडल में भी कुछ अंतर है, जैसे ब्रिटेन में एक छाया मंत्रिमंडल चलता है, उस पर आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन कैबिनेट प्रणाली और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और भूमिका, ये इतनी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, एक बार आप जरूर ध्यान से देख लेंगे। जो चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं, इनको यदि आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, देखिए वीडियो देखते हुए आप आराम से देखिए। यहाँ पे तो आपको विकल्प है, आपका कुछ छूट नहीं सकता, आप पीछे करके देख सकते हैं। आप पास बटन दबाइए, आराम से देखिए। क्लास में तो एक बार आपसे मिस हो गया तो आप सोचते हैं कि क्या हुआ था, तो आराम से इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। अगर समझ पाएंगे तब तो पढ़ाना सफल है, अन्यथा फिर कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये जितनी प्रणालियां हमने पढ़ा, यानी जैसे हमने पढ़ा कि भाई संसदीय प्रणाली हमारी ब्रिटेन से ली गई है, राष्ट्रपति के पद की स्थिति ब्रिटेन से ली गई है, निम्न सदन को ज्यादा अधिकार, कैबिनेट प्रणाली हमारी, एकल नागरिकता की हमारी प्रणाली, निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होना, विधि निर्माण की हमारी प्रक्रिया, विधि बनाने की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को ही विजेता घोषित किया जाएगा, ये प्रक्रिया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और भूमिकाएं, कैबिनेट प्रणाली है, ये सारी चीजें हम कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से।
भारतीय संविधान में ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है उसको हमने देख लिया है। उसके बाद हमारे संविधान पर अमेरिका का भी प्रभाव है, तो हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अमेरिका के संविधान से सबसे पहली चीज जो हमने ग्रहण की है वो है हमारी प्रस्तावना। हमने प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से ही है। अमेरिका में प्रस्तावना शामिल की गई थी और उस चीज को हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में शामिल किया है। प्रस्तावना पर हम सब लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना का विचार लिया है। इसके बाद फिर एक चीज है मूल अधिकार। हमारे जो मूल अधिकार हैं यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स की एक लंबी कहानी है। जब हम भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे 12 से 35 मौलिक अधिकार, तो उसमें हम आपको मौलिक अधिकारों के विकास की पूरी यात्रा और साथ ही साथ मौलिक अधिकार क्या हैं, कितने हैं और उन पर जो भी चर्चा हो सकती है वो होगी। यहाँ पे अभी उसको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स सरल भाषा में ये राज्य के व्यक्तियों को, नागरिकों को, और कुछ फंडामेंटल राइट्स नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए जाते हैं और ये राज्य के एक प्रकार से विरुद्ध होते हैं या राज्य के ऊपर एक प्रकार की बाध्यता होती है कि राज्य इन अधिकारों को प्रदान करेगा व्यक्तियों को और इनको छीन नहीं सकता है। तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा जो हमारी लिखित संविधान की परंपरा है, इस पर मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। लिखित संविधान की नींव यहाँ से पड़ी है। तो लिखित संविधान की परंपरा जो अमेरिका ने शुरू की थी, हमने उसको अपनाया। हमारी संविधान सभा ने एक लिखित संविधान को जो है भारत को समर्पित किया। तो आपसे पूछेगा कि लिखित संविधान, तो ये भी हमने अमेरिका से। प्रस्तावना हम लोगों ने वहां पे डिस्कस कर लिया था, ये यहाँ दोहरा गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन में उपराष्ट्रपति जैसी कोई चीज नहीं है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद है, हमने इसको अमेरिका से ग्रहण किया है। भारत में भी एक उपराष्ट्रपति का पद होता है, उसको हम संविधान के उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति को जो हटाए जाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, उसको भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया है। अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी। भारतीय राष्ट्रपति पे अभी तक कोई महाभियोग नहीं आया है इतिहास में। तो महाभियोग का टॉपिक जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल और उसको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वहां पे महाभियोग का उल्लेख विस्तार से होगा। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको समझनी है, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्रिटेन में देखिए हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक ब्रिटेन का, एक अमेरिका का। तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। वहां पर संसद सर्वोच्च है, उसको कहते हैं संसदीय सर्वोच्चता। जैसे राजनीतिक खेमे में एक कथन कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद एक स्त्री को पुरुष और एक पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी मतलब प्रावधान कर सकती है, वो इतनी मजबूत है। वहां पे शुरुआती समय में न्यायपालिका जो अपर हाउस होता था यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वही न्यायपालिका का काम करता था। हालांकि पिछले कुछ सालों में कई संशोधनों के द्वारा ब्रिटेन की न्यायपालिका को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा उस समय बिल्कुल नहीं थी। तो भारत ने न्यायिक स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए प्रथम वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो तीनों अंगों में एक मत है कि पृथक्करण होना चाहिए, उसको शक्तियों का विभाजन या कह सकते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू नामक एक विचारक ने दिया था। उनकी एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में एक सिद्धांत था शक्ति पृथक्करण, जिसमें माना गया था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो अमेरिका ने अपने संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया था, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र। साथ ही साथ एक चीज थी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। केशवानंद भारतीवाद में इसको और स्पष्ट कर दिया गया था। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि न्यायालय
संसद द्वारा बनाए गए, विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। यदि कोई कानून मौलिक ढांचे के खिलाफ है या हमारी मौलिक ढांचा, एक विस्तृत अवधारणा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उसको दिया गया था। तो न्यायिक समीक्षा का सरल मतलब है कि संसद सर्वोच्च नहीं है ना, तो संसद सर्वोच्च नहीं है मतलब यानी कि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे संविधान की मौलिक आत्मा को प्रभावित करता है, तो न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि संसद के संविधान संशोधन या कानून निर्माण को भारत में असीमित नहीं किया गया है। जैसा कि ब्रिटेन में क्या मैंने बताया कि वहां संसदीय सर्वोच्चता है, भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है, यानी भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और तीनों अंग संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं, न्यायपालिका भी, कार्यपालिका भी, विधायिका भी। तो हमने ब्रिटेन का वो मॉडल न अपनाते हुए अमेरिका का मॉडल अपनाया, जिसको आप न्यायिक पुनरावलोकन भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। तो न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। इसके अलावा एक चीज है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होगा, अध्यक्ष होगा, आप आगे पढ़ेंगे मिलेगा, और तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ये विचार भी हमने अमेरिका से लिया है, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा और तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ये हम लोगों ने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और एक चीज और ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पदच्युति है, यानी कि जो उनको पद से हटाए जाने का प्रावधान है, वो हमने अमेरिका से लिया है। तो एक रिव्यू करिए फिर से। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, लिखित संविधान, उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होगा, अध्यक्ष होगा और तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो हटाए जाने का प्रावधान है, ये सारी चीजें हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसके बाद हम सब देखते हैं सोवियत संघ को, भूतपूर्व जो हमारा सोवियत संघ था, वहां से हम लोगों ने क्या लिया है। सोवियत संघ इसलिए, इसको आप रूस समझते होंगे कुछ लोग, लेकिन रूस ये बना है 1991 में। इसको पहले हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो यहां से हम लोगों ने क्या लिया है? सोवियत संघ से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है हमारे संविधान में? तो सोवियत संघ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सोवियत संघ एक समाजवादी देश था। 1917 में लेनिन की क्रांति के द्वारा वहां पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी और नेहरू साम्यवाद से बहुत प्रभावित थे, समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। साम्यवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद कह सकते हैं कि नेहरू, ये जो भारतीय समाजवाद का वर्जन है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो सोवियत संघ से जो चीजें हमने ली हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि 42वें संशोधन 1976 द्वारा हमने सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य अपनाए हैं। मूल कर्तव्य या इनको मौलिक कर्तव्य आप मान सकते हैं, यानी कि ड्यूटीज हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे हम राष्ट्र से अधिकार प्राप्त करते हैं तो हमारे दायित्व भी उसके साथ ही सर्जित हो जाते हैं। तो हालांकि ये मूल संविधान में नहीं थे, कुछ लोगों का मानना है कि इनको शामिल करने का कोई औचित्य नहीं था, ये अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य अपने आप चलते हैं, लेकिन फिर भी इनको शामिल किया गया है। जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 4A में या 4 कह लीजिए, अनुच्छेद 51 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये 11 हैं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये स्थापित किए गए थे। देखिए, ये उस काल में स्थापित किए गए थे जब भारत में इमरजेंसी या आपातकाल चल रहा था, और इसके पहले 1971 में भारत सोवियत मैत्री भी हुई थी, यानी भारत और सोवियत की मित्रता भी हुई थी। तो वो सारे प्रभाव कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। इंदिरा गांधी का अपना व्यक्तित्व था और कुछ लोग उसको संविधान के खिलाफ या लोकतंत्र के खिलाफ एक काला अध्याय भी कहते हैं। कुछ उसमें बहुत बुरी बातें हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक बातें भी हैं। तो मौलिक कर्तव्य उसी दौरान जोड़े गए थे, भारत सोवियत मैत्री के संदर्भ में इसको आप देख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य का सरल मतलब यही है कि नागरिकों को यदि अधिकार मिलते हैं तो उनके राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे इसमें पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्य, देश के प्रति हमारे कर्तव्य, राष्ट्रीय प्रतीकों चिन्हों के प्रति हमारे कर्तव्य, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने वाले लोगों के प्रति हमारे कर्तव्य, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद जैसी चीजें यहाँ पर हैं। तो हम लोगों ने मूल कर्तव्य कहीं ना कहीं यहाँ से लिए हैं। इसके अलावा वैसे देखिए, समाजवादी शब्द अगर हम सब देखें तो समाजवादी शब्द ये भी हमारी प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
इसकी भी बड़ी आलोचना होती है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत किसी बंधी हुई आर्थिक व्यवस्था में नहीं है, वो परिवर्तनशील है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित थी, उसके बाद अब धीरे धीरे मिश्रित से हम सब लोग पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। 1991 के बाद हम खुले विश्व की ओर चले, वैश्वीकरण, निजीकरण और जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की तरफ हम सब बढ़े। तो कुछ लोगों का मानना है कि किसी खांचे में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं रख सकते या भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं बता सकते। लेकिन ये समाजवादी शब्द केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, ये हमारे समाज, हमारे समतामूलक समाज की स्थापना का संदेश देता है। तो 42वें संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया है। ये हम सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको शामिल करने में सोवियत प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत ही इसके पीछे सोवियत प्रभाव रहा ही रहा है। तो मौलिक कर्तव्य ये भी सोवियत संघ से लिए गए हैं। समाजवादी शब्द को भी आप खोज सकते हैं सोवियत परिपाटी से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। देखिए न्याय क्या है? न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को उसका उचित प्रतिनिधित्व मिले, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, समतामूलक समाज की स्थापना हो, शोषण से सुरक्षा हो। इन्हीं सब अवधारणाओं को हम न्याय कहते हैं। तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की जो परिकल्पना की गई है। 3 प्रकार का कौन सा न्याय है? एक है राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में बना भी है, पीसीएस के एग्जाम में भी आया है, अन्य एग्जाम में भी आया है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय वर्णित किया गया है। 3 प्रकार का न्याय। एक राजनीतिक न्याय है, एक हमारा आर्थिक न्याय है और एक हमारा सामाजिक न्याय है। राजनीतिक न्याय का सरल मतलब है कि राजनीतिक स्तर पर सभी लोग समान हों। आर्थिक न्याय का है कि असमानता न हो, आर्थिक आधार पर शोषण न हो, संपत्ति के साधनों पर किसी वर्ग का जबरन कब्जा ना हो, गलत कब्जा ना हो। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर हम लोग बराबर हों, सामाजिक स्तरीकरण ना हो, भेदभाव ना हो। इन सब चीज़ों को हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा सोवियत संघ का संविधान है, इसमें एक तो मौलिक कर्तव्य, एक हमारा समाजवादी शब्द भी कहीं न कहीं ये प्रभाव रहा है। 1971 में भारत सोवियत मैत्री हुई थी इंदिरा गांधी के काल में, और उसका भी कहीं न कहीं मतलब यही था कि हम अमेरिका की धमकियों से बचना चाहते थे, या अमेरिका के मतलब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो टकराहट थी, चीन के साथ जो हमारी दुश्मनी थी, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का एंगल जो था वो पाकिस्तान के साथ था, या अमेरिका का जो पक्ष था वो पाकिस्तान के साथ था। तो गुट निरपेक्षता की नीति को थोड़ा सा त्यागते हुए इंदिरा गांधी ने एक स्टैंड लिया कि हम सोवियत संघ के साथ मैत्री करेंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि अब भारत गुट निरपेक्षता की नीति को अस्थायी तौर पर त्याग चुका है। फिलहाल उसके मायने जो भी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अमेरिकन प्रभाव को कमजोर करने के लिए भारत सोवियत मैत्री हुई थी। तो ये 2 चीजें अगर आप देखेंगे, समाजवादी शब्द और मौलिक कर्तव्य, ये 42वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना में जो 3 प्रकार का न्याय है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये पहले से मौजूद रहा है। तो ये 3 चीजें आपको सोवियत संविधान में मिल जाएंगी। इसके बाद हम सब आगे के संविधान को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम भारतीयों ने, या हमारे भारतीय संविधान में क्या चीजें ग्रहण की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो पहली चीज दी गई है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विचार हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची का मतलब आप जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां भारत में होती हैं। देखिए हमारी एक अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, उसमें शक्तियों के विभाजन के तहत 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं। बाद में केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करते हुए भी उनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए जब केंद्र एक शासन कर रहा है, राज्य एक शासन कर रहा है, तो दोनों में अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर के हमेशा टकराव की संभावना रहती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो शक्तियों के विभाजन में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक हमारी राज्य सूची है जिसपे राज्य कानून बनाते हैं, एक हमारी संघ सूची है जिस पर संघ कानून बनाते हैं, और एक हमारी समवर्ती सूची है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि भारतीय परिस्थिति में केंद्र को थोड़ी वरीयता दी गई है। तो समवर्ती सूची का विचार हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा एक यहाँ पर ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज। देखिए प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। यानी जो उसका
लैंग्वेज है, उसका कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में है। आगे जब आप पढ़ेंगे वित्तीय प्रावधान के बाद आपको एक भाग मिलेगा व्यापार, वाणिज्य, समागम संबंधी स्वतंत्रताएं। तो व्यापार, वाणिज्य या समागम संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो 3 चीजें ऑस्ट्रेलिया से हैं, समाप्ति सूची, प्रस्तावना की भाषा और व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी प्रावधान। इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक जर्मनी का वाइमर संविधान था, वहां से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। आपातकालीन प्रावधान या आपातकालीन शक्तियां, कुछ लोग इनको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहते हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में परिभाषित है, जहां पर 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्यों में राष्ट्रपति शासन और एक आपका वित्तीय आपातकाल, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो यहां से हमने लिया है फ्रांस से हमने गणतांत्रिक प्रणाली। गणतांत्रिक प्रणाली का मतलब यहाँ पर क्या है कि निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का विचार हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। तो ये आपसे जब पूछेगा तो आप बताएंगे कि फ्रांस से हमने गणतांत्रिक प्रणाली ली है। अगर हमें कभी मौका मिला फ्रांस के संविधान को पढ़ने का तो विस्तारित तरीके से पढ़ाएंगे। उसकी शासन व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। जैसे इंग्लैंड में राष्ट्रपति का पद नहीं है, आनुवंशिक राजा है। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति सब कुछ है। भारत ने संसदीय प्रणाली के साथ साथ लोकतंत्र, संसद के साथ साथ गणतंत्र को भी अपनाया है। यानी प्रधानमंत्री का पद तो है ही है, राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ निर्वाचित होता है। तो जो गणतांत्रिक प्रणाली हमारी है वो फ्रांस से है। इसके अलावा एक चीज अगर आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको फ्रांस से मिल सकती है, वो क्या है, समानता और बंधुत्व का विचार। हालांकि ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार नए नहीं थे। जॉन लॉक के जमाने से कहीं ना कहीं जॉन लॉक ने इनका उल्लेख किया था, उसके पहले भी इनका कहीं ना कहीं औचित्य मिला है। लेकिन फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, यानी कि 1789 में एक क्रांति हुई थी, उसको हम सब कहते हैं फ्रांस की क्रांति। यदि आप मुख्य परीक्षा देंगे तो जो विश्व इतिहास है उसके सेगमेंट में ये आपके सिलेबस में है फ्रांस की क्रांति, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे अगर कभी उसके लिए अलग से हम सब वीडियो बनाएंगे जब मुख्य परीक्षा को कवर करेंगे तो वहाँ पे विस्तार से आपको इसको हम पढ़ाएंगे। तो फ्रांस की क्रांति का नारा ही था क्या, स्वतंत्रता, यानी सभी स्वतंत्र हैं, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। इस विचार को बाद में अमेरिका ने भी अपनाया और भारतीय संविधान में भी, प्रस्तावना में भी इसके दर्शन आपको मिलेंगे। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता, समानता को विस्तार से समझाया गया है। तो ये चीजें हमने कहां से ली हैं, फ्रांस से। तो ये फ्रांस के संविधान की बात हो गई। इसके बाद एक देश का और संविधान है, या एक देश और लेते हैं या आगे देखते चलते हैं। एक है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने ग्रहण की है संविधान संशोधन प्रणाली। यानी अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो अनुच्छेद 368 उसमें संविधान संशोधन प्रणाली को बताया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली क्या होगी। देखिए, कोई भी संविधान चाहे जितना बेहतर बना हो, वो इतना दृढ़ नहीं हो सकता कि इसमें परिवर्तन की जरूरत न पड़े। तो इस बात को संविधान निर्माता भी समझते थे, इसलिए उन्होंने संविधान संशोधन प्रणाली को संविधान का एक भाग बनाया। यानी अनुच्छेद 368 के तहत उन्होंने भारतीय संसद को यह अधिकार दिया कि संविधान संशोधन वो कर सकता है या कर सकती है। तो संविधान संशोधन प्रणाली हमने कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। अब देखिए, भारत के पास 2 मॉडल थे। एक अमेरिकन संविधान संशोधन मॉडल। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान संशोधन के मामले में कैसा है, तो कहा जाता है कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, या कह सकते हैं कि लचीले और कठोर का मिश्रण है, आंशिक लचीला आंशिक कठोर, नम्यता अनम्यता का मिश्रण। तो ब्रिटेन का संविधान इतना नम्य है कि वहां पे कोई भी संशोधन बहुत आसानी से हो सकता है। यानी ब्रिटेन का संविधान दुनिया के सबसे लचीले संविधानों में से है संविधान संशोधन के आधार पर। अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है, वहां पे संशोधन करना बहुत ही टेढ़ी कील है। तो भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। जिन मामलों में उसको लगा कि संविधान संशोधन की या साधारण संशोधन की जरूरत पड़ेगी, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से
साधारण संशोधन के द्वारा संशोधित करने का प्रावधान रखा गया है। साधारण संशोधन में क्या होता है कि उपस्थित जो लोग होते हैं सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, उनके साधारण बहुमत यानी आधे से एक अधिक, मान लेते हैं कि अगर 100 लोग इकट्ठे हैं तो 51 लोग यदि समर्थन में आ जाएं तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फिर विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत और प्लस सदन का साधारण बहुमत, जैसे लोकसभा में अगर होना है तो 272 तो होना ही चाहिए, और उसके बाद उपस्थित लोगों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तीसरा प्रावधान है 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से, आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति से। इस पर हम सब कभी डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो भारत का जो संविधान है वो संशोधन के मामले में नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। और ये चीज हमने कहां से ग्रहण की है? हमने ये चीज ग्रहण की है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद एक देश है कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या लिया है, इसको हम सब देख लेते हैं। देखिए, कनाडा से हम लोगों ने लिया है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था यानी जो हमारा संघीय शासन प्रणाली है वो हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। अब इसको भी समझेंगे अगर तो वहां पे फिर 2 मॉडल आएंगे। देखिए, अमेरिका एक क्लासिकल संघ मान सकते हैं, फेडरेशन का उदाहरण है। हालांकि राज्यों को वहां पे ज्यादा अधिकार हैं, लेकिन राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार अब नहीं है। जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी राज्य ना तो नष्ट हो सकते हैं और ना ही संघ नष्ट हो सकता है। भारत के बारे में कहा जाता है भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, यानी यहाँ राज्य समाप्त हो सकते हैं, उनकी सीमा बदल सकती है, लेकिन संघ समाप्त नहीं हो सकता। इसको हम सब अभी जब एक मुद्दा डिस्कस होगा कि भारतीय संघ कैसा है, प्रवृत्ति क्या है, तो वहां पे विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने जो अपनी संघीय व्यवस्था है, ना तो हमने ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन का मॉडल क्या है? एकात्मक शासन। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एकात्मक शासन बिल्कुल सफल नहीं हो सकता था। संघात्मक शासन यदि बहुत राज्यों को अधिकार दिया जाता तो इतिहास हमारे सामने था। इतिहास में हम लोगों ने देखा था कि कमजोर केंद्र का परिणाम हम बार बार भुगत चुके थे। तो उस समय कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं के मन में एक ऐसी बातें चल रही थी कि हमें एक मजबूत केंद्र बनाना है जिसके तहत राज्य होंगे, और राज्यों को अधिकार तो देने हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं राज्य स्वतंत्रता की या देश के अलगाव की या संघ को भंग करने की बातें न कर सके। आजादी के बाद कई जगह पर ऐसे आंदोलन चले, नागा आंदोलन चला, पंजाब को लेकर के खालिस्तान का आंदोलन चला। तो भारत ने संघीय व्यवस्था तो अपनाई है, लेकिन जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय संघ एकात्मक हो जाता है। इसके अलावा संघ को यानी केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, राज्यों पर ज्यादा नियंत्रण है। इसके फायदे भी हैं, घाटे भी हैं। इसके क्या कारण थे, इसको हम सब आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो भारत ने ब्रिटेन का एकात्मक शासन और अमेरिका का संघात्मक शासन ना अपना करके कनाडा के समान संघीय व्यवस्था अपनाई। अब जैसे इसमें क्या है, संघीय व्यवस्था में यानी यहां पर क्या है कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी हमने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया है। अब कनाडा से और भी कुछ चीजें हम लोगों ने ली हैं, जैसे हम लोगों ने यहां से लिया है कि अवशिष्ट शक्तियां किसको मिलेंगी? केंद्र को, या कह सकते हैं कि संघ को, केंद्र को मिलेंगे अवशिष्ट शक्तियां। यानी कि देखिए 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो इन 3 सूचियों से इतर विषय होंगे, अवशिष्ट विषय होंगे, उनको हमने क्या किसको दिया है? केंद्र को दिया है। यानी अवशिष्ट विषय किसको दिए गए हैं? केंद्र को। यानी अवशिष्ट विषय, नया विषय कोई भी उत्पन्न होगा तो वो केंद्र के पाले में जाएगा। तो ये भी हम लोग, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ग्रहण की है? कनाडा से। तो जैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारत किसके समान संघ है, तो भारत कनाडा के समान एक संघ है। इस संघ में क्या है? मजबूत केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व है, और इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं। इसके बाद फिर एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने जो लिया है, एक तो हमारे हैं नीति निदेशक, एक है हमारे नीति निदेशक तत्व। देखिए नीति निदेशक तत्व क्या है? ये हमारे संविधान के भाग 4 में
अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में रखे गए हैं। ये बताते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्वों को भी हम सब भाग 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आयरलैंड के संविधान से हमने जो पहली चीज ली है वो क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा यहां से हमने लिया है राज्यसभा में नामांकित सदस्यों का विचार, या कह सकते हैं मनोनीत सदस्यों का विचार। यानी भारत की राज्यसभा में आपने पढ़ा होगा कि 12 सदस्य, जैसे साहित्य है, कला है, समाज सेवा है, विज्ञान है, इन क्षेत्रों से नामांकित होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो ये विचार हम लोगों ने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। यानी आयरलैंड से एक चीज क्या ली गई है, नीति निर्देशक तत्व, और उसके साथ साथ क्या लिया गया है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। और इसके अलावा राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति की जो निर्वाचक प्रणाली होती है वो हमने आयरलैंड से ली है। तो आयरलैंड से हमने एक चीज और ली है, क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली या विधि, जो भी आप मान लीजिए, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, कैसे उसका चुनाव होता है, इस चीज पे हम सब राष्ट्रपति के चुनाव में डिस्कस करेंगे। तो आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व लिया है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य का विचार, जो 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं, वो विचार हमने लिया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को हमने यहाँ से लिया है। अब एक देश और बचता है जहां से हमने कुछ ग्रहण किया है, और वो देश है जापान। तो जापान से हमने लिया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली है, उसको हमने जापान से ग्रहण किया है। तो जापान से हम लोगों ने ग्रहण किया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली। ये हमने जापानी संविधान से या जापान देश से ग्रहण किया है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली हमने कहां से ली है, जापान से ग्रहण की है। तो ये जो आपने देखा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लेकर के ब्रिटेन, अमेरिका, विभिन्न देशों का हमारे संविधान पर जो प्रभाव है या जो प्रावधान हमने वहां से लिए हैं, इन्हीं को हम सब कहते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। इनको आप देख लेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो भारतीय संविधान पे आरोप या संविधान सभा पे आरोप लगता है कि उसने उधार का संविधान बनाया है, या जो भारतीय संविधान पे आरोप लगता है कि वो उधार का थैला है, उन सारी चीज़ों को आप मतलब डिस्कस किया गया इस वीडियो में। आप उसको समझेंगे और एक राय बनाएंगे कि जो आलोचनाएं होती हैं वो किन आधार पे होती हैं, उसके विपक्ष में आपके क्या उत्तर होने चाहिए, और तथ्यात्मक रूप से कहाँ से क्या लिया गया, इसको आप देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को आप देखेंगे और इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे।